बच्चों, जब हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन कर छोड़ देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और उसकी कुछ देर बाद हम उसको छूते हैं तो वो हमें गर्म लगता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण वो उपकरण गर्म हो जाता है और इसे हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। धारा से जुड़े दो और प्रभाव हैं, धारा का रासायनिक प्रभाव और धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस पाठ में हम धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1820 से पहले विद्युत और चुंबकत्व भौतिकी की दो अलग अलग शाखाओं में अध्ययन किया जाता था। विद्युत वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ में आवेशों के स्थानांतरण या आवेशों की गति के कारण उत्पन्न होती है और उसके कारण ही उस पदार्थ में किसी अन्य हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जबकि चुंबकत्व किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण वो कोबाल्ट, निकेल, लोहा जैसे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। 1820 में डेनमार्क के भौतिक शास्त्री हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड के प्रयोगों के बाद विद्युत और चुंबकत्व दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया और भौतिकी की एक नई शाखा तैयार हुई, जिसे हम विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। 1864 में वैज्ञानिक मैक्सवेल्स ने केवल 4 इक्वेशन की सहायता से विद्युत और चुंबकत्व को एक साथ जोड़ दिया और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को गति प्राप्त हुई। उन्होंने प्रकाश को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग माना। उसके बाद 19वीं शताब्दी में जेसी बोस और मार्कोनी ने इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को लैब में भी उत्पन्न कर लिया और उसके बाद विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। तो ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके अवलोकन क्या थे, इसको समझने के लिए हम एक सरल एक्टिविटी करेंगे जिसे आप आसानी से अपने घर में या स्कूल के लैब में भी कर सकते हैं। पर इससे पहले हम थोड़ा सा चुंबकत्व पर चर्चा करते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं? उसे हम चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नेडल या कंपास के नाम से जानते हैं। ये चुंबकीय सुई जब हम पृथ्वी की सतह पर रख देते हैं तो सदैव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को दर्शाती है, पर इस चुंबकीय सुई के सामने कोई मैग्नेट लाके रख दिया जाए तो वो उस मैग्नेट के उत्तर और दक्षिण को दर्शाती है। इस प्रकार इस चुंबकीय सुई की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। जब ये चुंबकीय सुई मैग्नेट के साथ थी, मैग्नेट के पास थी, तो उस मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही थी, लेकिन जब आसपास कोई मैग्नेट नहीं होता है तो उस समय ये चुंबकीय सुई इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है और इसीलिए ये पृथ्वी के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को दर्शाती है। किसी भी चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र के अंदर ही उस चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है और उसी क्षेत्र को हम कहते हैं उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ये देखते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लेंगे मैग्नेटिक नेडल, कैरम की कुछ गोटियां, कॉपर की तार और बैटरी जिसमें तार के साथ क्रोकोडाइल क्लिप लगी हो। ये चीजें आसानी से हमको अपने घर में भी मिल जाती हैं। कैरम की गोटियां हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये लकड़ी के बने होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों से प्रभावित नहीं होते। कॉपर की तार जो हमने ली है वो मोटी तार है जिसका प्रतिरोध कम होगा और इसमें धारा का मान अधिक होगा। यहाँ पर बैटरी के लिए जो सेटअप लिए है वो सेलों से बना हुआ है ताकि हम अलग अलग सेल को लेकर अलग अलग धारा प्रवाहित कर सकें। जब हमें धारा का मान बढ़ाना हो तो हम सेल की संख्या बढ़ा देंगे जिससे कि तार में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा और इस क्रोकोडाइल क्लिप की सहायता से हम इस तार में धारा को प्रवाहित करेंगे। सबसे पहले हम ग्लू टेप की मदद से
इन कैरम की गोटियों को फिक्स कर देते हैं। और ये जो कॉपर की तार है मोटी वाली, इसे भी हम इस कैरम की गोटी के ऊपर इस ग्लू टेप से फिक्स कर देते हैं। अब ये जो चुंबकीय सुई है, इसको हम तार के नीचे रखेंगे। जब चुंबकीय सुई को तार के नीचे रखा जाएगा, तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को दर्शाएगी, क्योंकि ये अभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में है, इसलिए ये पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को दर्शाती है। अब हम इस सेल की सहायता से इस तांबे की तार में धारा को प्रवाहित करेंगे। हम क्रोकोडाइल क्लिप के दोनों सिरों को इस तार में जोड़ देते हैं, ए से धन सिरे को और बी से ऋण सिरे को। हमने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जा रही है। जैसे ही हम इस क्रोकोडाइल क्लिप को इस तार से टच करते हैं, इस चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुंबकीय सुई में नॉर्थ और साउथ होते हैं, और हम जानते हैं कि चुंबक को जब चुंबकीय सुई के पास लाया जाएगा, तो उसके समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका मतलब यदि कोई चुंबक पास में लाया जाए, तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब इस तार में धारा को प्रवाहित किया जा रहा था, तो वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही थी। जब हम 1.5 वोल्ट की 2 सेलों को इस्तेमाल करके इस तार में से धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप 54 डिग्री का मिला। अब हम इस तार से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसके लिए अब हम 2 सेल और इस बैटरी में जोड़ देते हैं। अब क्रोकोडाइल क्लिप की सहायता से इस तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं और इस चुंबकीय सुई में विक्षेप देखते हैं। इस स्थिति में चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान बढ़ गया। यहाँ पर डिफ्लेक्शन 62 डिग्री का मिला, यानी पहली वाली स्थिति से अधिक मिला। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धारा की मात्रा बढ़ाने पर चुंबकीय प्रभाव भी अधिक हो जाता है। अब हम इस चुंबकीय सुई को इस तार से दूर ले जाते हैं। हम ये देखते हैं कि चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाने पर इसमें विक्षेप कम होता है। जब हम इसको तार के पास लाते हैं, तो इसमें विक्षेप अधिक दिखाई देता है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार से दूर जाने पर कम हो जाती है। जब हम इस तार में से धारा प्रवाहित कर रहे थे और चुंबकीय सुई को इस तार के नीचे रखे थे, तब चुंबकीय सुई ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब हम इस चुंबकीय सुई को तार के ऊपर रखते हैं। हमने ये देखा कि चुंबकीय सुई वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार के ऊपर और नीचे विपरीत दिशा में होती है। अब हम क्रोकोडाइल क्लिप की सहायता से इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बदल देते हैं। पहले धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही थी, अब धारा बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही है, और हमने देखा कि धारा की दिशा बदलने पर
चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो इस एक्टिविटी के जरिए हमने ऑर्स्टेड के प्रयोग के अवलोकन को देखा और हमने ये जाना कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही थी, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही थी। अब ये चुंबकीय सुई किस दिशा में विक्षेपित होगी, इसे बताया वैज्ञानिक A.M. एम्पियर ने, और उन्होंने एम्पियर स्विमिंग रूल दिया, यानी कि एम्पियर के तैरने का नियम। हमने देखा है बच्चों, जब तैराक पानी में तैरता है तो उसका मुंह नीचे की ओर होता है और वो अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाते हुए आगे तैरते हुए निकल जाता है। तो इस नियम को लगाने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि तैराक धारा की दिशा में तैरना शुरू करे। जब धारा की दिशा में तैराक तैरना शुरू करता है और उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर होगा, यानी कि सुई कहाँ रखी जानी चाहिए, जो चालक तार है उसके नीचे, और तैराक उस चालक तार के ऊपर तैर रहा है और उसका मुंह उस चुंबकीय सुई की तरफ है। उस कंडीशन में चुंबकीय सुई सदैव इस तैराक के लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होगी। यदि हम इसको परिपथ में देखें, इस तरीके का एक परिपथ हमने बनाया है। जब धारा तार में लेफ्ट से राइट की ओर प्रवाहित हो रही है, हम चुंबकीय सुई को नीचे की ओर रखेंगे इस तार के, और तैराक इस तार के ऊपर तैर रहा है जिसका मुंह इस सुई की तरफ है। तो ये चुंबकीय सुई उस तैराक के लेफ्ट हैंड साइड की ओर ही विक्षेपित होगी। तो इस प्रकार एम्पियर के इस स्विमिंग रूल के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि चुंबकीय सुई किस तरफ विक्षेपित होगी। पर यह चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इसको समझने के लिए चलो हम एक और एक्टिविटी करते हैं। ऑर्स्टेड के प्रयोग से हमने जाना कि किसी धारावाही तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान तार में प्रवाहित होने वाली धारा के मान के समानुपाती होता है। यदि एक सिंगल तार में 9 वोल्ट बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव दुर्बल होगा, और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 10 एम्पियर या उससे अधिक उच्च दिष्ट धारा प्रवाहित करनी होगी, जो कि आपके लिए सुरक्षित नहीं। तो इसका हल ये है कि हम 50 फेरों वाली एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार फ्रेम लें। यह फ्रेम 50 धारावाही सीधी तार के बराबर होगी। इस फ्रेम का चुंबकीय प्रभाव एक सिंगल तार में 50 गुना धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के बराबर होगा। इसके लिए हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे, जिसे कुछ कैरम की गोटियों की सहायता से व्हाइट शीट के ऊपर रखेंगे ताकि हमें पैटर्न अच्छे से दिखाई दे सके। फिर इस प्लास्टिक शीट के किनारे में ड्रिल कर देंगे। इसे आयताकार फ्रेम का रूप देने के लिए रूबिक क्यूब का इस्तेमाल करेंगे और इस पर तांबे की तार को 50 बार लपेट देंगे। धीरे से रूबिक क्यूब को हटा लेंगे, जिससे 50 फेरों वाली तांबे की तार की आयताकार फ्रेम तैयार हो जाएगी। इसे ग्लू की सहायता से फिक्स कर लेंगे ताकि फ्रेम हिले ना। ईंट से टेप की सहायता से मजबूती दे देते हैं। अब इस तांबे की फ्रेम में बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और इसके चारों ओर लोहे का चूर्ण डाल देते हैं। हम देखते हैं कि ये लोहे का चूर्ण इस तांबे की तार के चारों तरफ फैल गया है। अब धीरे धीरे
हम इस शीट को ठोकते जाते हैं। जब धीरे धीरे शीट को ठोकते हैं तो हमने देखा कि ये लोहे का चूर्ण तांबे की तार के चारों ओर एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित आकृति में अरेंज हो रहा है। ये चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाते हैं जो तार के चारों ओर समकेंद्रीय वृत्त के रूप में प्राप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए चुंबकीय सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पास यदि हम एक चुंबकीय सुई रखें और इसके शीर्ष की दिशा देखें तो वह एक वृत्त के रूप में आगे बढ़ेगी और इसका आरेख बनाएं तो यह भी एक समकेंद्रीय वृत्त के रूप में प्राप्त होता है। वैसे भी हम ये जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। अतः यह चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ही दर्शाते हैं। इस क्रियाकलाप से हमने यह भी जाना कि चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप कम हो गया, अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार से दूर जाने पर घट जाती है। साथ ही तार में धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है, अतः उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी तार में बहने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमने जाना कि किसी भी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए और कई नियम आए। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न नियमों की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। राइट हैंड थंब रूल। इसके अनुसार एक धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। मैक्सवेल्स का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच का नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। इसके अनुसार एक दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच की कल्पना करो जो धारावाही सीधे चालक के अनुदिश रखी है। अब उसे इस प्रकार घुमाओ कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है और इसे मैक्सवेल्स का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच का नियम कहते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो बच्चों, अब तक जो हमने चर्चा की उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्स्टेड के प्रयोग से यह पता चलता है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व होता है। किसी चालक तार में धारा प्रवाह से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, तो उसी चालक में धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है, जिसकी दिशा दाएं हाथ के नियम के द्वारा दी जा सकती है। ऑर्स्टेड की खोज के कुछ समय पश्चात सन 1820 में ही दो फ्रांसीसी भौतिकविद जीन बायो बैप्टिस्ट और फ्लिक्स सेवार्ट ने सरल आकृति के धारावाही चालकों के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम दिए जिसे बायो सेवार्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के समीकरण को दो रूपों में लिखा जा सकता है, अदिश रूप में तथा सदिश रूप में। सबसे पहले हम बायो सेवार्ट के नियम के समीकरण को अदिश रूप में देखते हैं।
इसके लिए हम एक चालक तार लेते हैं और कल्पना करते हैं कि इसमें I धारा इन तीर के दिशा में प्रवाहित हो रही है। बिंदु P पर इस धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार में कोई भी एक बिंदु A लेते हैं, जहां इस चालक के dl लंबाई के एक अति अल्प अवयव लेते हैं। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी r है। इस P बिंदु पर अल्पांश dl द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि dB लेते हैं तो यह कितनी होगी? इस चित्र से यह स्पष्ट है कि चालक तार और अल्पांश dl तथा बिंदु P को जोड़ने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश dl के द्वारा P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती है, अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होती है, कोण थीटा की जिया यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, बिंदु P और अल्पांश dl के बीच की दूरी r के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होती है। और ये चारों समीकरणों को कंबाइन करने पर हमें बायो-सैवर्ट के नियम का स्केलर फॉर्म यानी कि अदिश रूप प्राप्त होता है, जिसके अनुसार dB समानुपाती है IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर के। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, नियतांक लगाते हैं और यह नियतांक है μ0 अपॉन 4 पाई। तो हम लिख सकते हैं dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। यह मान रखने पर निर्वात में बायो-सैवर्ट का नियम इस प्रकार लिखा जा सकता है dB इक्वल टू 10⁻⁷ IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यह समीकरण बायो-सैवर्ट के नियम का अदिश रूप है, जिसकी सहायता से किसी भी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताया जा सकता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए इस नियम को सदिश रूप में लिखा जाता है। बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप है वेक्टर dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I वेक्टर dl इंटू वेक्टर r अपॉन r क्यूब। इस समीकरण में तीन सदिश हैं, सदिश dB, सदिश dl और सदिश r। हम जानते हैं प्रत्येक सदिश के दो भाग होते हैं, उसका परिमाण और उसकी दिशा। इस चित्र में वेक्टर m यानी कि सदिश m एक सदिश राशि है जिसका परिमाण m है और उसकी दिशा m कैप के द्वारा दर्शाई जा रही है। इसलिए सदिश m बराबर होगा m का परिमाण इंटू m कैप। इसके आधार पर बायो-सैवर्ट के नियम को सदिश रूप में निर्वात में इस प्रकार लिखा जा सकता है dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL इंटू DL कैप इंटू R कैप अपॉन R क्यूब, जहां DL और DL कैप सदिश DL के परिमाण और दिशा है, वहीं R और R कैप सदिश R के परिमाण और दिशा है। इस प्रकार dB सदिश बराबर μ0 अपॉन 4 पाई IDL DL कैप इंटू R कैप अपॉन R स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा सदिश DL कैप और R कैप का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन से प्राप्त होगी। यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, हमें प्राप्त होगा साइन थीटा dB कैप, जहां dB कैप P बिंदु पर अल्पांश dl के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। यह उस तल के लंबवत होगा जिसमें सदिश DL कैप और R कैप होंगे। यह स्पष्ट है कि dB कैप तो लंबवत होगा,
पर किस दिशा में, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? इसके लिए हम मैक्सवेल्स के राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल को देखते हैं। किसी क्षैतिज तल में हम राइट हैंडेड स्क्रू को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो क्षैतिज तल के लंबवत नीचे की ओर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो वो क्षैतिज तल के लंबवत ऊपर की ओर आएगा। इस क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन में डीएल कैप को आर कैप से गुणा करते हैं तो डीबी की दिशा नीचे की ओर होगी। एक्चुअली यहाँ पर सदिश डीएल और सदिश आर के बीच में दो कोण बनते हैं, न्यून कोण और अधिक कोण। हमको न्यून कोण पर चलना है यानी कि क्लॉकवाइज, इसलिए डीबी कैप की दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत तल में नीचे की ओर होगी। यदि विद्युत धारा की दिशा को चालक तार में बदल दिया जाए तो सदिश डीएल की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, और अब डीएल कैप और आर कैप का सदिश गुणन होगा साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि डीएल कैप और आर कैप के बीच का कोण पाई माइनस थीटा है और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसलिए अब डीबी कैप की दिशा डीएल कैप और आर कैप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर डीएल कैप और आर कैप का सदिश गुणन करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब आइए हम बायो-सैवर्ट के नियम के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। पहला, यह नियम स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम के अनुरूप है। यहाँ पर हमने देखा कि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और कूलाम के नियम में भी ऐसा ही है, इसलिए यह नियम कूलाम के नियम के अनुरूप है। चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा जो धारा अव्ययी था आइडियल और उनके बीच की दूरी थी आर, इन दोनों के लंबवत होती है। मतलब जिस तल में डीएल अव्यय होगा और ये दूरी होगी आर, ये दोनों के लंबवत होती है। यदि थीटा बराबर 0 हो, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो बिंदु P हमने लिया था वो इसी धारावाही तार पर ही स्थित है, इसी अक्ष पर ही है, उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। यानी कि धारा अव्यय अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक तार के चारों ओर उत्पन्न होती है। हमने देखा था ये समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है, तो इसके तार की अनुदिश यदि हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। यदि थीटा बराबर 90 लेते हैं, मतलब ऐसा बिंदु ले रहे हैं जो इस धारावाही चालक तार के लंबवत हो, उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर होता है μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, और साइन 90 बराबर होता है 1, यानी कि साइन 90 अधिकतम वैल्यू होती है 1। इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिकतम होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लंबवत यदि हम कोई बिंदु इस धारावाही चालक तार के लेते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो बच्चों, अब हम बायो-सैवर्ट के नियम की तुलना इस कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से करते हैं। हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जाना कि आवेश अव्यय dq से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है dE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq/r²। जबकि बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार यदि हम कोई धारावाही चालक में एक धारा अव्यय लेते हैं आइडियल, और उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा/r²। अब इन दोनों सूत्रों से हम कूलाम के व्युत्क्रम के नियम और बायो-सैवर्ट के नियम में क्या समानता है ये देखते हैं। तो आइए हम बायो-सैवर्ट का नियम और कूलाम के नियम के बीच में समानता देखते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम, कूलाम का नियम, इसमें चुंबकीय क्षेत्र दीर्घपरासी है क्योंकि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इसमें भी विद्युत क्षेत्र दीर्घपरासी है क्योंकि यह भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है।
इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। इसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। स्रोत IDL में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है। स्रोत DQ में स्थिर विद्युत क्षेत्र रैखिक है। अब इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम इन दोनों नियमों के बीच में असमानता देखते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत IDL द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत जैसे DQ द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा अदिश राशि है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश विस्थापन R, धारा अवयव IDL दोनों के तल के लंबवत होता है। इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र स्रोत को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण sin थीटा पर निर्भर रहता है, जहाँ थीटा R और IDL के मध्य कोण है। इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कोण पर निर्भर नहीं करता। और इस बायो-सैवर्ट के नियम के सूत्र के आधार पर हम एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं। एक सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार के 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दिया गया है बहने वाली धारा का मान, यानी कि I बराबर 5 एम्पीयर। यहाँ पे तार के टुकड़े की लंबाई यानी कि DL बराबर 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसलिए इसे 100 से भाग देंगे। तो हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर और R बराबर 1 मीटर है और थीटा बराबर यहाँ पर होगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और यह तार का टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पर कोण 45 डिग्री का होगा और इसीलिए हम सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं dB = μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये सारे मान इस सूत्र में रखने पर हमें प्राप्त होगा μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7। तो यहाँ पर हम μ0/4 पाई के जगह लिख रहे हैं 10⁻⁻7 और यह मान इस सूत्र पे रखने पर हमें मिलेगा 10⁻⁷ × 5 × 0.01 × sin 45 अपॉन 1 स्क्वायर। sin 45 का मान 1/√2 होता है और इसलिए हम sin 45 का मान 1/√2 इस फॉर्मूले में रख देंगे। मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 5 × 10⁻⁹ × 1/√2 और इन सब को हल करने पर हमें मिलेगा 3.5 × 10⁻⁹ टेस्ला। बच्चों, यहाँ पे √2 का मान आपको याद रखना पड़ेगा। √2 बराबर होता है 1.414 और यह मान इस समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा 3.5 × 10⁻⁹ टेस्ला। के नियम के अनुसार इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। अब बच्चों, हम ये जानते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार हम अपने कॉपी में प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि को हम जब भी चित्रित करते हैं तो एक तीर के निशान के द्वारा चित्रित करते हैं। तीर कैसा होता है? आपने देखा है, सामने में ट्रायंगल की तरह होता है और पीछे पंख लगे होते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होते हैं। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र, आप यदि अपने कॉपी के कागज तल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब बनाएंगे तो अपने कॉपी के तल पे बनाएंगे, कागज के तल पे बनाएंगे। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र कॉपी के लंबवत अंदर की ओर होगा, यानी कि ये तीर कैसे जा रहा होगा? कॉपी के तल के अंदर लंबवत जा रहा होगा। उस कंडीशन में आप तीर को देखेंगे तो आपको तीर का पीछे का हिस्सा दिखेगा, यानी कि दो पंख एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक गोले के अंदर क्रॉस का निशान लगाते हैं। लेकिन जब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ होगी, यानी कागज तल से लंबवत ये बाहर की ओर आ रही होगी, यानी कि हमारे बोर्ड में बाहर की ओर आ रही होगी और आपके कॉपी में ऊपर की ओर होगी, उस कंडीशन में तीर यदि सामने से आता हुआ दिखेगा तो सिर्फ उस तीर के ट्रायंगल का एक पॉइंट ही आपको नजर आएगा
और पॉइंट ही आपको नजर आएगा, तो जब आप उसको दर्शाएंगे तो गोला बनाकर एक बिंदु लगाते हैं। तो जब गोला बनाकर बिंदु लगाया गया हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कॉपी के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो बच्चों, अब हम बायो सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग अलग अलग आकृति के चालक तारों के कारण अलग अलग स्थिति में देखते हैं। और इन अनुप्रयोगों का एक प्रश्न तो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो सबसे पहले हम एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर बायो सैवर्ट के नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने एक सीधा चालक तार लिया है जिसे हम XY से प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी दिशा X से लेकर Y की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर। अब हमें इस धारावाही चालक XY से A दूरी पर, यानी कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि OP बराबर हमने लिया है A। अब इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हम यहाँ पर राइट हैंड का नियम लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम धारा की दिशा में अपना अंगूठा दिखाएंगे और इस चालक तार को अपने उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिस दिशा में मेरी उंगलियां मुड़ती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस P बिंदु की बात करें और अंगूठे को हम धारा की दिशा में स्ट्रेच करें, तो इस P बिंदु पर मेरी उंगलियां इस बोर्ड के अंदर की ओर जा रही हैं। और आप यदि इस XY चालक तार को अपनी कॉपी पे बनाते हैं तो आपकी उंगलियां इस कागज तल में नीचे की ओर जाएंगी। तो इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपके कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी और मेरे यहाँ पर इस बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब मान लीजिए बिंदु O से X दूरी पर हमने एक DL लंबाई का धारा अवयव लिया है जिसे हम AB से दर्शा रहे हैं, जिससे P बिंदु की दूरी R है। पहले हम इस धारा अवयव के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस पूरे XY धारावाही चालक तार के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एंगल YBP बराबर थीटा है। तो बायो सैवर्ट के नियम से धारा अवयव AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब हम ये धारा अवयव AB के बिंदु A से BP पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो BP को बिंदु C पर काटती है। यहाँ हम देखें त्रिभुज ABC का निर्माण हो रहा है जो कि एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि AC लंबवत रेखा है BP पर और इस त्रिभुज ABC में जो कोण है ABC, यानी ये जो कोण B है ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यहाँ से हम देखें समकोण त्रिभुज ACB में साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि AC अपॉन AB। यहाँ से AC बराबर होगा AC बराबर AB साइन 180 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा और AB बराबर है DL, तो AC बराबर होगा DL साइन थीटा। अब मान लो एंगल OPA बराबर d फाई है, तो बिंदु P का धारा अवयव AB के साथ कोण d फाई लेंगे। अब समकोण त्रिभुज PCA में साइन d फाई इक्वल टू AC अपॉन AP या AC बराबर AP साइन d फाई। हम जानते हैं साइन 0 बराबर 0 होता है, यानी कोण का मान बहुत कम हो तो हम उसकी जिया भी उतनी ही ले लेते हैं, इसलिए साइन d फाई बराबर d फाई ही लेंगे।
तो AC बराबर हो जाएगा AP d phi और AP का मान है R, तो AC बराबर होगा R d phi। अब समीकरण 2 और 3 को देखें तो ये दोनों ही AC के मान को बताते हैं, इसलिए dl sin थीटा बराबर R d phi लिख सकते हैं। हमने दोनों समीकरणों को बराबर कर दिया है। समीकरण 1 में यानी कि इस बायो-सैवर्ट के नियम में मान रखने पर हमें मिलेगा dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I R d phi अपॉन R स्क्वायर। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से R कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I d phi अपॉन R। अब समकोण त्रिभुज AOP में cos phi बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि AP बराबर OP, और लिख सकते हैं A अपॉन R, क्योंकि AP का मान है A और OP का मान है R। यहां से 1 अपॉन R बराबर मिलेगा cos phi अपॉन A। समीकरण 4 में मान रखने पर dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I d phi cos phi अपॉन A, और इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A cos phi d phi। और यह समीकरण इस धारा अवयव dl के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है। ये जो धारावाही चालक तार है XY, इसमें हमने छोटा सा अल्पांश लिया था AB। ये पूरे चालक तार को हम ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों में बांट सकते हैं, यानी कि ऐसे dl लंबाई के ढेर सारे धारा अवयव होंगे। यानी कि अब हमको इस XY चालक तार के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस हर धारा अवयव के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो भी अल्पांश हम लेंगे dl, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर ही होगी, क्योंकि धारा यहाँ पर ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो आप अल्पांश कहीं पर भी लें, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करेंगे, चाहे आप कोई भी नियम लगाएं, राइट हैंड नियम लगाएं या फिर आप स्क्रू रूल लगाएं, चाहे हथेली का नियम लगाएं, वहां पर आप देखेंगे कि इसकी दिशा इस कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, यानी मेरे यहाँ पर बोर्ड के अंदर की ओर होगी लंबवत। सारे चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे। इसका मतलब जब हम पूरे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे तो हम इनका योग कर सकते हैं। तो अब हम पूरे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसी भी अल्पांश यानी कि धारा अवयव AB के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया गया था, उसका समाकलन करेंगे। यह समाकलन पूरे चालक तार के लिए होगा। तो सबसे पहले हम इस चालक तार के दोनों छोरों को इस P बिंदु से जोड़ देते हैं। P बिंदु से जोड़ने पर मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है XPO, ये phi1 है, और ये कोण बन रहा है YPO, ये phi2 है। तो XY तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस धारा अवयव dl के सभी चुंबकीय क्षेत्रों के घटकों का कंटिन्यूअस समाकलन करेंगे। अतः तार XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB, यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे -phi1 से लेकर phi2। हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किया है क्योंकि phi1 इस OP रेखा के नीचे बन रहा है, जबकि phi2 इस OP रेखा के ऊपर की ओर बन रहा है। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हमने यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे -phi1 to phi2, dB का मान रखने पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A cos phi d phi। अब इस समीकरण में
धारा का मान नियत है, बिंदु P की इस तार से दूरी लंबवत दूरी a नियत है, तो इन दोनों को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु को अलग अलग स्थिति में लेने पर इस फाई के मान में परिवर्तन होगा, तो समाकलन के अंदर cos फाई ही रहेगा। तो ये समीकरण बन जाएगा b बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन -φ1 to φ2 cos फाई डी फाई। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ पर हम cos फाई का समाकलन करके उत्तर लिखेंगे sin फाई। तो ये समीकरण बन जाएगा b बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए sin फाई, लिमिट लगाएंगे -φ1 से लेकर φ2। अब इस लिमिट को हल करेंगे तो सबसे पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये समीकरण बन जाएगा म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई बाई 2 माइनस साइन माइनस φ1 साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन बाहर निकालने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसीलिए b बराबर होगा म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2 प्लस साइन φ1। और इस समीकरण के पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर कई विशेष स्थितियां हो सकती हैं। जैसे कि पहली स्थिति, यदि हमने चालक तार को असीमित लंबाई का लिया है, जब ये चालक तार असीमित लंबाई का होगा तो इसका छोर कहीं बहुत दूर पर होगा, या यूँ कहें कि ये जो रेखा होगी YP और XP वो लगभग XY के समांतर हो जाएगी, और ये जो कोण है φ1 और φ2 ये दोनों ही 90 के लगभग हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि sin 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगी म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कि 1 + 1, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं B बराबर म्यू 0/4 पाई 2 आई अपॉन ए। ये 2 को यदि 4 से कैंसिल कर दें तो हमें मिलेगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। अब दूसरी स्थिति देखते हैं कि तार असीमित लंबाई का है, लेकिन ये जो बिंदु P हमने लिया था ये किसी एक छोर पर स्थित है, या तो x पर है या तो y पर। मान लीजिए x छोर पर स्थित है, तो यहाँ पर Px का ये जो कोण बनेगा वो 0 हो जाएगा। इस स्थिति में हम देखें तो φ1 बराबर 0 लिखेंगे और φ2 बराबर तो 90 ही रहेगा। उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 0, यानी कि 1 + 0 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा b बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं जहाँ पर तार की लंबाई सीमित है, माना कि L है, तथा बिंदु P तार के लंबार्धक पर स्थित हो, मतलब इस तार को बीच से काटने वाली लंबवत रेखा पर स्थित हो। इस स्थिति में दोनों ही कोण बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं φ1 बराबर φ2 बराबर φ, और समीकरण में मान रखने पर हमें मिलेगा b बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई प्लस साइन फाई, और b बराबर म्यू 0/4 पाई साइन फाई प्लस साइन फाई 2 साइन फाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2i साइन फाई अपॉन ए। यहाँ से 2 को 4 से कैंसिल करने पर हमें मिलेगा म्यू 0 i साइन फाई अपॉन 2 पाई ए। इस चित्र अनुसार देखें तो साइन फाई होगा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब बराबर होगा L/2। अब कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा ये दोनों भुजाओं के वर्ग का योग का वर्गमूल, तो हम लिखेंगे √L/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इस समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का प्रमेय इस्तेमाल किया है, तो ये हो जाएगा
L अपॉन रूट अंडर L स्क्वायर प्लस 4A²। ये हमने एलसीएम लेके इसको सरल कर दिया है और समीकरण में मान रखने पर हमें मिलेगा b बराबर μ0 अपॉन 2 पाई IL अपॉन A रूट अंडर L स्क्वायर प्लस 4A²। तो बच्चों, इस सूत्र से हम देखें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती है, लेकिन इस चालक तार से दूरी के साथ इसका संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि हम B और A के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। अब इस सूत्र पर आधारित हम एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं। अब इसी सूत्र पर आधारित हम एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं। एक लंबे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वायु में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सूत्र लिखते हैं हम। यहाँ पर एक लंबा धारावाही तार है, तो सूत्र अनुसार B बराबर होगा μ0 I अपॉन 2 पाई E। धारा दी गई है 1 एम्पियर, A यानी कि इस तार से दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसे 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर। सूत्र पे मान रखेंगे। μ0 का मान बच्चों हमेशा याद रखना पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाता। μ0 बराबर होता है 4 पाई × 10⁻⁻7। अब ये सारे मान यहाँ पर रखने पर हमें प्राप्त होगा B बराबर 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1 × 10⁻⁻2 और सबको हल करें तो हमें B का मान प्राप्त होगा 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। अब हम बायो-सैवर्ट के नियम का अगला अनुप्रयोग देखते हैं। बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से अब हम एक वृत्तीय तार की केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यह वृत्तीय तार के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इसको देखने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम वृत्ताकार रिंग बनाएंगे, यानी कि एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। और एक वृत्ताकार लूप से यदि हम प्रयोग करें तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना स्ट्रांग नहीं होगा, इसलिए हमको नोटिसेबल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम इस वृत्ताकार लूप के कई फेरे ले लेते हैं, यानी कि एक वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। आइए देखते हैं कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें कैरम की कुछ गोटियां चाहिए जिसे हम स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकें, एक प्लास्टिक शीट चाहिए और तांबे की तार चाहिए। और हमारे घर का पुराना डीवीडी केस ले लेते हैं। इस डीवीडी केस को हम बराबर से बीच से 2 भागों से काट देते हैं और इसी के दोनों छोरों को मार्क करते हुए हम प्लास्टिक की शीट पर 2 छेद बना लेते हैं। अब इस डीवीडी को हम इस प्लास्टिक की शीट पर ग्लू टेप की सहायता से फिक्स कर देते हैं। और तांबे की तार को अब इस डीवीडी के चारों तरफ लपेटना शुरू करते हैं। हम तांबे की तार को 30 से 50 बार लपेट सकते हैं, क्योंकि यदि हमने 30 बार लपेटा है, इसका अर्थ ये होगा कि यह 30 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली एक फेरे वाली वृत्ताकार लूप से 30 गुना ज्यादा प्रभावशाली होगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 30 फेरों वाली वृत्ताकार लूप की एक कुंडली ले ली है। हम लोहे के चूर्ण को इस प्लास्टिक शीट पर इस वृत्ताकार कुंडली के चारों तरफ डाल देते हैं और इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं। धीरे धीरे हम इस प्लास्टिक शीट को ठोकते जाते हैं। हम देखेंगे कि ये लोहे का चूर्ण एक विशेष आकृति में खुद को अरेंज कर लेता है और यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है।
इस आकृति को हम यदि ध्यान से देखें तो कुंडली के फेरों के पास ये समकेंद्री वृत्तों के रूप में है, जबकि कुंडली के सेंटर में ये समांतर रेखाओं के रूप में है। यदि इसे हम कंपास नीडल की सहायता से बनाएं तो हम देखेंगे कि कंपास नीडल ये कुंडली के परिधि पर गोल गोल घूम रही है, यानी कि एक वृत्त के रूप में घूम रही है, और इसीलिए यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्री वृत्तों के रूप में है, जबकि केंद्र पर यही चुंबकीय सुई सीधी बल रेखाएं बनाती हैं और इस प्रकार का पैटर्न हमें प्राप्त होता है। और ये चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाता है इस धारावाही वृत्ताकार लूप के लिए। इस धारावाही वृत्ताकार लूप में हम देखें तो चुंबकीय सुई वृत्त के पास लाने पर अधिक विक्षेपित होती है और वृत्त से दूर ले जाने पर इसका विक्षेप कम हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, जबकि हम इस चुंबकीय सुई को दूर ले जा रहे हैं और विक्षेप कम प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि इस वृत्ताकार लूप से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दुर्बल होते जाता है। हमने देखा कि यह वृत्ताकार कुंडली प्लास्टिक तल के लंबवत रखी गई थी और इसी तल पर हमको चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त हो रही थी। इसका मतलब यह है किसी भी धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस कुंडली के तल के लंबवत तल में प्राप्त होता है, जिसकी दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा दी जा सकती है। और इस नियम के अनुसार वृत्ताकार तार के चारों ओर दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़े कि उंगलियां धारा की दिशा को संकेत करें। तब फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है।